इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे हमने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कई बार ना जैसे दो वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल निकालना होगा, मतलब जैसे cos थीटा कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट बी ओवर ए बी, ये लिख सकते हैं हम cos थीटा की वैल्यू। तो बेटा कई बार क्या होता है कि आपको दो वेक्टर दिए होते हैं और उनके बीच का एंगल लिखना होता है। यू हैव टू राइट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कि भाई एंगल क्या होगा। तो इस फार्मूले से एंगल निकाला जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। जैसे एक वेक्टर दे दिया ए, मान लो ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k, ये ए वेक्टर दे दिया। ऐसे एक वेक्टर दे दिया बी, मान लो बी इज इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 2k, मान लो ऐसा कुछ दे दिया। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्या कहेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल बताओ। तो सिंपल, आप ए डॉट बी कर लो। जैसे ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए कि ए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, इसमें वैल्यू कर देंगे ए डॉट बी की भी और ए और बी के मैग्नीट्यूड की भी। जैसे पहले ए डॉट बी कर लो, तो ए डॉट बी क्या हुआ, ए डॉट बी यहां से 2 प्लस 3 प्लस 4 9 हुआ ए डॉट बी। ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, नीचे क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकालो, इससे ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो दैट इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 रूट 9, तो 3 हो गया ए का मैग्नीट्यूड। यहां से ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो क्या बना, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 13 14 रूट 14 आया। अरे बोलते जाओ भाई। अब ये ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी है, इसमें वैल्यू कर दूं, तो यहां से वैल्यू क्या, ए डॉट बी 9, ए डॉट बी क्या था मेरा 9 बाई 3 रूट 14, तो 3 बाय रूट 14। मुझसे पूछा थीटा, इसने थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 3 बाय रूट 14, तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 3 बाय रूट 14। ये इसके कॉस इनवर्स करके आप वैल्यू निकाल लोगे, तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना पड़ सकता है आपको। एक लीक से हटके ना, जैसे ना एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मैंने कल करवाया था आपको कि कंपोनेंट निकालो, ए का बी की डायरेक्शन में, बी का ए की डायरेक्शन में। मैं एक बार समझाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। एक बार मैं पहले मैं जो बता रहा हूं पहले उसको सुन लो। जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, जो मैं बताना चाह रहा हूं पहले वो सुन लो। एक तो है नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल का मतलब आमतौर पर पूछा जाता है। एक थोड़ा सा अलग, बस मतलब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मली पूछते नहीं है, लेकिन बन सकता वो क्वेश्चन। कैसे, देखो जैसे कल मैंने कहा था आपको, मैंने आपको कहा था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। मैंने कल क्या करवाया था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। और वो हर जगह मिलेगा आपको, कोई भी कंपटीशन की बुक उठाओगे आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में या बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। ये हर जगह क्वेश्चन मिलता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जैसे नॉर्मली क्या मिलता है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 4k। क्या है भाई प्रांशु, इफ ए इक्वल टू बी
पहले मेरे सुन लो प्रांशु, फिर मैं तेरे क्वेश्चन पर जाऊंगा। पहले इसको सुनो क्या पूछना चाह रहा हूं। देखो मैंने कहा भी कल मैंने क्वेश्चन करवाया था कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो है बिल्कुल आम क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे ए का कंपोनेंट यहां निकालूं, ए कॉस थीटा आएगा, बी के परपेंडिकुलर निकालूं तो ए साइन थीटा आएगा। तो आपसे ये कंपोनेंट पूछ रहे, ये क्या है, पैरेलल। इसको तो मैं कह दूंगा ए का कंपोनेंट पैरेलल, वो होगा ए कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, वो होगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा की बजाय ए साइन थीटा। हाँ जी, तो ये कंपोनेंट होगा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी। तो ए साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा। नॉर्मली ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए साइन थीटा। बिल्कुल आसान है, कैसे निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू चाहिएगी। देखो इस ए का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, ए का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल दूंगा, √3 आया, ए का मैग्नीट्यूड तो √3 आया मेरा। फिर मुझे चाहिए साइन की वैल्यू। साइन की बजाय मैं इसको कोस की टर्म में लिख लूं, तो मैं इसको यूं लिख लूं, यूं लिख लूं, साइन हो गया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे भाई रिस्पॉन्स दो, रिपीट क्या करूं भाई, मैं तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करा, रिपीट क्या करूं इसमें भी। मुझे चाहिए ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, तो मैंने बोला ए साइन थीटा होगा। ए साइन थीटा को मैंने साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट कर लिया। ये वैल्यू चाहिए तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, ये सबको निकालना आता है। साइन को मैंने कोस में बदल दिया। कोस कैसे निकालूं, कोस में यहां से निकाल लूं, कोस में यहां से निकाल लूं। अगर मैं कोस यहां से निकाल के इसमें भर दूं तो मेरे पास ये ए परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली मैंने कहा ये चीज पूछी जाती है, ये मैंने कल निकालना सिखाया था आप लोगों को। मैं आपसे ए साइन थीटा पूछने लग रहा हूं। अब ए साइन थीटा निकालना हो तो भाई पहले ए को साइन को कोस में बदलो, कोस की वैल्यू यहां से निकालो, ए का मैग्नीट्यूड पुट करो। बताओ ये मुझे आंसर क्या है, यहां से ए परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, कोस की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, कोस की वैल्यू बताना मुझे। कुल मिला के मेरा मतलब क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, ये एक आम क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलेगा। मैंने आपसे पूछ लिया कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ये भी आपको निकालना आना चाहिए, ये वेक्टर भी आपको निकालना आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। चलो कर लेंगे अभी इसका मतलब बच्चे। चलो इसके बाद लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दो नाम है इसके, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जो भी है आपको, जो आपकी जो मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया है, आपने उस तरीके से कैलकुलेशन करके आंसर लिख लेना बेटे। बेटा न्यू कैलकुलेशन करने लगा नहीं मैं तो दो क्वेश्चन भी को नहीं हो मेरे तो। अगर यूं कैलकुलेशन सारी करने लगे ना तो ये बच्चा कह रहा है कि कैलकुलेशन कर दो जी। अरे भाई कैलकुलेशन बता दिया, इतना छोटा क्वेश्चन भी नहीं होता क्या, खुद करनी पड़ेगी बेटा कैलकुलेशन। तो मैं तरीका बता दिया है, नहीं निकले पूछ लेना मेरे से फिर। कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी, इतना मैथमेटिक्स तो करना ही पड़ेगा, फिजिक्स की कोई दिक्कत हो बता। अब लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनके बीच में थीटा एंगल है। एक वेक्टर ए एक बी, इनके बीच का थीटा एंगल है। आपको ये बोलेगा भाई इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कल पढ़ रहे थे हम डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर के प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं, एक का नाम डॉट प्रोडक्ट है, एक का नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। तो इसमें लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये लिखने का तरीका इसका। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे तो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का निशान आएगा, क्रॉस का ही निशान आएगा, क्रॉस ही पढ़ना है। आप इसको इनटू नहीं बोलोगे, मल्टीप्लाई या इनटू नहीं बोलते हैं वेक्टर में, इसको बोलते हैं वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी। ये पढ़ने और लिखने का तरीका है। अब ए क्रॉस बी, देखो मैंने कहा इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है, इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो भी नई क्वांटिटी आती है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो नई क्वांटिटी तो आएगी, नई क्वांटिटी आएगी। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नई क्वांटिटी आती है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। when two vectors are when we complete the cross product of two vectors, there will be a new quantity and that new quantity is always a vector quantity. क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नई क्वांटिटी आती है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस लिखा जाता है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर आता है तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो नया वेक्टर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये याद रखना होता है कि ए बी साइन थीटा कहां से आया। जैसे ए बी कोस थीटा आया था कल डॉट में, इसमें ए बी साइन थीटा आएगा, तो ये तो ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो सी वेक्टर आएगा ना, सी वेक्टर जो आएगा, इसकी डायरेक्शन की पूछेगा, क्योंकि इस वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। इस सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ए के परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो भी नया वेक्टर आएगा, दो वेक्टर के क्रॉस, ये पॉइंट याद करना, बड़े काम की बात है ये जो मैं बता रहा हूं, ये यूज होती है बार बार। दो वेक्टर के क्रॉस करने से जो भी नया वेक्टर आता है, दो वेक्टर के क्रॉस करने से जो भी नया वेक्टर आता है वो पहले वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज याद रखनी होती है। तो जो भी नया वेक्टर आएगा उसकी कोई डायरेक्शन भी पूछेगा, मैग्नीट्यूड भी पूछेगा। मैग्नीट्यूड ये बता देना, डायरेक्शन ये बता देना कि सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको लिख सकता था, देखो सी वेक्टर को मैं सी कैप लिख सकता था, मैं सी वेक्टर को सी कैप लिख सकता था। तो सी वेक्टर क्या होगा भाई, ए बी साइन थीटा सी कैप। इतना तो आपको उम्मीद करता हूं मैं, ये पता होगा सी कैप क्या होगा। सी कैप सी का यूनिट वेक्टर है, सी कैप सी का यूनिट वेक्टर। इसका ना जो सी की डायरेक्शन है वही सी कैप की डायरेक्शन है, जो सी वेक्टर की डायरेक्शन है वही सी कैप की डायरेक्शन है। मतलब ये सी कैप जो है ना, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहां से मैं कह सकता था सी कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सी कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर सी परपेंडिकुलर है तो सी कैप भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर सी की वैल्यू यूं लिखी जा सकती है तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा सी कैप। ये आपको इस फॉर्म में लिखा मिलेगा बुक्स में कि भी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा सी कैप के बराबर है। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा सी कैप के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये चीज बार बार यूज होनी है, आगे ध्यान रखना है। फिर मैं बोल दूं ये सी कैप क्या है, आप भी कहेंगे सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सी कैप इज दैट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये तो बात हुई, इसका फार्मूला क्या बना, क्यों इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला, क्यों इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला, ये फार्मूला अब आपको ध्यान रखना है कि भी जो सी कैप है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना अगला, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर या सी कैप, सी कैप या सी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, पॉइंट अब नोट करना भाई जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे अब अगला काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने ये बोला भी सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मैं इसको ना डायग्राम में यूं समझाने की कोशिश करता हूं। ये देख लो इधर एक बार, ये देख लो एक बार, निहालनी क्या कह रही है,
अरे होगा, मैं रुकता हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो ना, मेरी सुन लो। 90 डिग्री पे भी बात करूंगा, चिंता क्यों करो हो। 90 डिग्री पे बात करूंगा, पर सुन तो लो। अभी मैंने एंगल की बात कहां की, मैंने तो अभी आंसर लिखा छोटा सा कि ठीक है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा सी कैप है। मैं जो समझा रहा हूं तो 5 मिनट के बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये जो तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अगले 5 मिनट में सारे आ जाएंगे। मैं अपने आप बता दूंगा, ये तुम्हारे दिमाग से बात खत्म हो जाएगी। सुन लो पहले एक बार, बस पहले तो बेसिक जब करता ना टीचर, जब कोई भी टीचर बेसिक्स पढ़ा रहा होता है, फार्मूला बता रहा होता है, कंसेप्ट बता रहा है, उस टाइम सुन लिया करो। उसके बाद कोई क्वेश्चन बचे फिर पूछा करो। जो तुम पूछ रहे हो ना, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर सारे आने हैं, तो क्यों टाइम खराब करो अपना भी मेरा भी। देखो, जैसे मैं ये बता रहा हूं भी सी वेक्टर ए क्रॉस बी करने के बाद आया, सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी से आया, और मैंने कहा भी ए क्रॉस बी से जो सी वेक्टर आया वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर तो दोनों के है, तो कैसे आएगा परपेंडिकुलर, ये उसको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, मान लो ये वाला पेन है ए वेक्टर, मान लो ये वाला वेक्टर ए है, ये पेन है ए और ये पेन है बी, ऐसा सोचो अपने दिमाग में, ये ए और ये बी। आपने मेरे को बता भी सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अब सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा तो यहां आएगा, इस पेन की जगह पर देखो, क्या ये पेन ए के भी परपेंडिकुलर है और ये पेन बी के भी परपेंडिकुलर है? तो बोलो जैसे यूं है ना, देखो यूं सोच लो, यहां देख लो, तो ये पेन जो वो सी वेक्टर होगा, यहां होगा सी वेक्टर। अरे बोलो भाई, अब बोलो, लेकिन यहां क्यों होगा? परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं ना, देखो ये ए ये बी, तो सी यहां पर भी हो सकता है और सी अंदर भी तो हो सकता है। अरे भाई देखो, ये भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये भी तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो या तो सी इधर होगा या सी इधर होगा। अब वो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए आपके पास राइट एंड थंब रूल है। उसके लिए हमारे पास क्या है? राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल क्या कहता है? राइट एंड थंब रूल से आप सी की डायरेक्शन बता सकते हो। राइट एंड थंब रूल से आप सी की डायरेक्शन बता सकते हो। कैसे? उसका आसान सा तरीका, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा काम आएगा प्लस 2 तक। जैसे आपने ए क्रॉस बी किया, आपने ए क्रॉस बी किया, किसी ने बोला सी की डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी घुमाओ, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी घुमाओ। अगर आप ए से बी घुमाओगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो अंगूठा बाहर की तरफ आया, अंगूठा बाहर की तरफ आया, तो जो ये अंगूठे की डायरेक्शन है ना, ए क्रॉस बी, ये अंगूठे की डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन सी वेक्टर की है, यही डायरेक्शन सी वेक्टर की है। तो सी वेक्टर बाहर की तरफ होगा, यहां पर इस डायग्राम में यहां पर होगा सी वेक्टर। इसको मैं कहूंगा बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड आउटवर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड आउटवर्ड है, यूं बोलूंगा इसको मैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये इसको पढ़ने का तरीका होगा। तो ए और बी, जिसमें देखो इसमें क्या करना था, जो वेक्टर पहले लिख रखा है, जैसे मैंने ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ये बात इसमें ध्यान देनी है। जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो तो जो वेक्टर पहले लिखा है, जैसे ए पहले लिखा आपने, तो ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमा दो, ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमा दो, जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन सी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। अब मेरे ख्याल से निहालनी ने और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्लियर होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना होता है कि जो सी वेक्टर है ना, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। बेसिकली ए और बी दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ए और बी होंगे ना, जिस प्लेन में ए और बी होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर सी वेक्टर आएगा और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन बताई जाएगी। इस डायग्राम में ये डायरेक्शन बनी, इस डायग्राम में क्लियर। अब मेरे ख्याल से ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। जो बच्चे पहले पूछ रहे थे मेरे से, वो ये था। इसलिए मैं कहता हूं 2 मिनट सुन लो मेरे को, सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं कि भाई बच्चों को क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां चीज को दिक्कत आ सकती है, मैं क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अच्छा, ये तो ए क्रॉस बी आया। अगर मैं कर दूं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, मान लो मैं बी क्रॉस ए कर दूं, मान लो बी क्रॉस ए से आया डी वेक्टर, बी क्रॉस ए से डी वेक्टर आया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही। तो बी क्रॉस ए से डी वेक्टर आया, तो किसी ने बोला भाई डी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो ये ए वेक्टर था मेरा, ये बी वेक्टर था मेरा। अब ये कह रहा है भाई बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमाओ। आप बी से ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमाओ, उससे डी की डायरेक्शन आएगी, उससे डी की डायरेक्शन आएगी। तो इस डायग्राम में देखो, बी क्रॉस ए यूं घुमाया मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को, अंगूठा इनवर्ड आया,
अंगूठा इनवर्ड आया, तो इसका मतलब इस डायग्राम में जो डी वेक्टर है ना, डी वेक्टर वो अंदर की तरफ है। डी वेक्टर यो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड है, तो ये डी वेक्टर की डायरेक्शन यहां आई और सी वेक्टर की डायरेक्शन यहां आई, मतलब एक वेक्टर होगा अंदर की तरफ, ये तो होगा बाहर की तरफ इस केस में, तो और इस केस में होगा अंदर की तरफ। बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे इसमें, जैसे इसमें सी वेक्टर आया, इसमें डी वेक्टर, जैसे में सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसमें डी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है इनके, ये ध्यान रखना सी और डी के। बट ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आया, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आया, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आया, और इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सी और डी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, सी और डी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका सी और डी जो वेक्टर आए हैं क्रॉस करने से, ए क्रॉस बी से और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आए हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। देखो कल मैंने लिखा था ए डॉट बी, याद हो मैंने ए डॉट बी की वैल्यू लिखी थी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी को मैंने यूं कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन आज मैं क्या लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये ध्यान रखना है, बड़े काम आती है चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं इसको हम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, ये चीज ध्यान देनी है आपको, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होगा, ये पॉइंट नोट कर लो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव का कोई मतलब नहीं इसमें, एसोसिएटिव कोई मतलब नहीं है, कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव, ये पॉइंट ध्यान देना है। डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जब तक आपको नहीं निकालनी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की जब तक डायरेक्शन नहीं निकालनी आएगी आपको, आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। मैं डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं आपको, एक दो एग्जांपल और देता हूं केवल डायरेक्शन लेने के, केवल डायरेक्शन के लिए। जैसे बेटा मान लो एक वेक्टर है ए, ध्यान से करना, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक बार देखना, मान लो एक वेक्टर ए बनाया मैंने, एक वेक्टर बी बनाया, लेट ए क्रॉस बी सी वेक्टर के बराबर आया, ए क्रॉस बी सी वेक्टर के बराबर आया। किसी ने मेरे से पूछा इस डायग्राम में सी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, मेरे से किसी ने पूछा इस डायग्राम में सी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो मैं करूंगा, मैंने आपको कहा भी ए से बी की तरफ उंगलियां घुमानी है, आपको जो वेक्टर पहले लिखा ना उस वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमानी है, तो मैंने ए पहले लिख रखा है, तो मैं ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने आपको बता रखा है कि एरो वगैरह ये बाहर की तरफ होनी चाहिए, पहले इन एरोज को आगे बढ़ाओ, पहले इन एरोज को आगे बढ़ाओ, ये बी की एरो होगी, ये ए की एरो होगी, फिर ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, तो इस डायग्राम में सी वेक्टर इनवर्ड होगा, इस डायग्राम में सी वेक्टर इनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड का मतलब यूं, डाउनवर्ड का मतलब यूं, इनवर्ड का मतलब यूं, तो अंदर बोलो, डाउनवर्ड मत बोलो, ठीक। हाँ, नीव आंसर सही था, नीव का आंसर सही था, नीव का आंसर सही था। अब और एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्शन निकालने वाले, केवल डायरेक्शन निकालने वाले। देखो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये ए और बी वेक्टर बना दिए, इसने बोला ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी से डी वेक्टर आया, लेट ए क्रॉस बी से डी वेक्टर आया, ये कह रहा है इसमें डायरेक्शन बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। कोई बच्चा ट्राई करके बताएगा इसमें डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। हाँ कर दो, ए वेक्टर को आगे बढ़ाओ, ए वेक्टर को आगे बढ़ाओ, ए की एरो आगे बढ़ाओ, इसको आगे इमेजिन करो, यूं यूं बढ़ाओ, फिर ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, राइट हैंड की फिंगर्स, ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमाओ,
अब देखो क्या होनी चाहिए, ए से बी की तरफ उंगलियों को घुमाऊंगा तो मैं, ए से बी की तरफ उंगलियों को घुमाऊंगा तो अंगूठा बाहर की तरफ आया, अंगूठा बाहर की तरफ आया तो डी वेक्टर आउटवर्ड है, तो डी वेक्टर आउटवर्ड आना था इसमें। बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड, यूं बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड ये बनाएंगे। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, सुनो, जैसे ना कई बार ना, जैसे आउटवर्ड या इनवर्ड बनाने का तरीका क्या है, कई बार डायग्राम में ना, इधर सुनना एक बार, मैं एक बार मैं बता देता हूं एक बार लिखने का तरीका। कई बार यूं लिखा मिलेगा आपको, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, मैं बता रहा हूं पेज पर लिखने का तरीका। जैसे ए क्रॉस बी सी आया, सी आया आउटवर्ड, अब सी आउटवर्ड आया, अगली बार ध्यान रखूंगा, तो ए क्रॉस बी आउटवर्ड आया था, लेकिन आउटवर्ड तो यूं बनाना पड़ेगा इस पेन की जगह, तो इस पेन की जगह तो मैं वेक्टर बना नहीं सकता, ना पेपर पे बना सकते, ना मैं बोर्ड पे बना सकता। तो क्या करते हैं क्लासेस में, सॉरी पेपर पे बनाते वक्त, हम कई बार ना वेक्टर को यूं दिखा देंगे, यूं यूं बना देंगे, ये सी वेक्टर है। तो एक्चुअल में सी वेक्टर यहां नहीं है, ये तो बुक में बना मिलेगा आपको, एक्चुअल में तो वो यहां है, यहां है, वो इस जगह पर है, बट वो बना देगा यूं। तो बच्चे कई बार सोचेंगे भाई यहां वेक्टर आया, यहां वेक्टर नहीं आया, वो तो पेपर तो आपका होगा ना 2 डायमेंशनल है, पेपर 2 डायमेंशनल है, आना था परपेंडिकुलर, तो यहां बना नहीं सकते, तो इस तरह बनाया मिलेगा सी वेक्टर। अब जैसे ये आउटवर्ड बना दिया, इनवर्ड बनाना हो ना, जैसे मान लो यूं करा आपने, ये ए ये बी, आपने बी क्रॉस ए करा और बी क्रॉस ए डी आ गया, तो डी आया इनवर्ड, डी इनवर्ड आया, तो अंदर की तरफ से यूं तो बना नहीं सकता मैं, यूं तो वेक्टर बना नहीं सकता, तो बुक में कई बार यूं बना देगा वो, ये बना देगा यूं, तो यूं बनाने का मतलब यहां नहीं है, एक्चुअल में तो वो इनवर्ड है, इनवर्ड यहां है, बट वो बना नहीं सकते हम इस तरीके से। ये बताओ चलो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए और बी है, ए क्रॉस बी, सी वेक्टर आया, सी की डायरेक्शन बताओ, ये 2 वेक्टर बना रखे मैंने ए और बी, ए क्रॉस बी, सी आया, सी की डायरेक्शन बताओ, चलो बताओ डायरेक्शन सी की, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी, जल्दी बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी, ध्यान से करना। कार्तिकेय का ठीक है, लतिका, ए वेक्टर बी वेक्टर को आगे बढ़ाओगे, इसमें बी वेक्टर को आगे बढ़ाओ, इसकी एरो को, और ए से बी उंगलियों घुमाओ, ए से बी, ए से बी उंगलियों घुमाओगे, इनवर्ड आया, ए से बी उंगलियों घुमाओगे, इनवर्ड आया, तो इसका आंसर था सी वेक्टर डायरेक्टेड इनवर्ड है, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड था, ये ध्यान देना है। हाँ 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 हाँ, अब ठीक करा है भाई, ये कयन तो ये ठीक करा है, जब मैंने कहा ना नाम नहीं लिया उनका, जब उन्होंने ठीक करा है। हाँ, अरे आर्यन, हाँ तेरा भी ठीक था, मैं उठ गया था इतनी देर में, तो इतनी देर में उठ गया था बेटे मैं, ठीक था तेरा। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन तो दूर चला गया था, इनवर्ड आएगा। चलो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, सुनो अब डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन निकालना सीखे तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज सीखे, इसका मतलब आप, अब जैसे मैंने कहा भाई ए क्रॉस बी, एक नया वेक्टर आएगा सी, आपको कहेंगे कोई एग्जांपल दो जी जहां ऐसा कुछ हो रहा हो, तो एक एग्जांपल है टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। हाँ हाँ हाँ, तो टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क का नाम तो सबने सुन ही रखा होगा टॉर्क, तो टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स को कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर पोजीशन वेक्टर, एफ फोर्स, आर पोजीशन वेक्टर, एफ फोर्स, कई बार इसको रेडियस वेक्टर भी बोलेंगे, आर को आर रेडियस वेक्टर और एफ फोर्स बोलेंगे, ठीक। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, इस सिंबल का नाम है टाउ, क्या बोलते हैं इसे, टाउ, 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 तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एग्जांपल है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर एंड टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एफ आएगी, आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन निकलेगी। ऐसे एक एग्जांपल और है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का भी एग्जांपल दे सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम। इसको आमतौर पर ना एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को ये होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, आर पोजीशन वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम। एल एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज किया है, आर पोजीशन वेक्टर के लिए यूज किया है, और पी लीनियर मोमेंटम के लिए यूज किया है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसका मतलब एल की डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर होगी, एल की डायरेक्शन पी के भी परपेंडिकुलर होगी, एल आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एल पी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये एग्जांपल के तौर पर यूज किए जा सकते हैं 11th के हिसाब से। वैसे तो एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, वी ओमेगा क्रॉस आर, वी ओमेगा क्रॉस आर, ये फार्मूला भी एक। तो इसमें ओमेगा पीछे आएगा, सॉरी आर पीछे आएगा, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस वेक्टर होता है, आर इसमें रेडियस वेक्टर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी लीनियर वेलोसिटी है, वी इसमें लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस वेक्टर। ये भी एक एग्जांपल है इसका। तो ये तो जस्ट एग्जांपल है कि भाई कहां ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं कह रहा हूं, लेकिन 11th में मेनली ये यूज होते हैं, तो मैंने ये एग्जांपल आपको दे दी है। तो इसके इस तरीके से ना कई बार क्वेश्चन आएगा, आर और एफ दिया होगा, ये आर और एफ देगा, बोलेगा टॉर्क निकालो, तो मैं क्रॉस करके निकाल दूंगा। ये कहेगा आर और पी है, एल निकालो, तो क्रॉस करके निकाल दूंगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हम करवाएंगे भी उनको। अभी तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने इनको यूज कर लिया। अब दोबारा सुनो, बेसिक बात पे जाते हैं। अब दोबारा से हम बेसिक बात पे जाते हैं भाई। बेटा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा सी कैप। अब मेरी बात को अगले 2 मिनट ध्यान से सुनना भाई। ये जो सी था, सी कैप, बेटा दिस सी कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये सी कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये आपको मैंने बताया था। मैं ये कह सकता हूं सी कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक, इसका मैं आगे यूज करूंगा। अभी एक बार एग्जांपल ले लूं, लेट थीटा इज 0। मान लो दो वेक्टर्स के बीच में 0 एंगल है। आपसे पूछेगा भी ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस बी 0 आ गया। साइन 0 0 होता है, तो जब एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो, 180 डिग्री एंगल हो, आपसे पूछेगा ए क्रॉस बी बताओ। बेटा आपको शायद बताओ साइन 180 भी 0 होता है, मैंने लिखवा रखा है यो, और मैंने कहा भी था याद कर लेना इसको 180 वाले को। तो साइन 180 इज आल्सो 0, तो ए क्रॉस बी 0 होगा। तो भाई अपने काम की बात यह है कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 0 एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 या 180 डिग्री एंगल होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। और बेटा जिन वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल होगा, 0 या 180 डिग्री एंगल जिन वेक्टर्स के बीच में होता है उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोलीनियर वेक्टर्स। 0 या 180 डिग्री जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है उनको कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भाई कोलीनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, कोलीनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये पॉइंट नोट कर लो। जैसे कल बताया था हमने कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसे ही कोलीनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो एक क्वेश्चन बनेगा, आगे चल के करेंगे हम। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, दो वेक्टर दिए जाएंगे और आपको कहेगा भाई चेक करो ये कोलीनियर है या नहीं है। तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो बोल देना कोलीनियर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 ना आए तो कोलीनियर नहीं है। ये पॉइंट काम का है, इस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज होता है कोलीनियर चेक करने हो तो। कोलीनियर चेक करने के लिए डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना होता है, 0 आया या नहीं आया। चलो ये तो बात हुई कोलीनियर वेक्टर्स के लिए। अब इसके हिसाब से देखो, इसकी बात करता हूं मैं एक बार। जैसे मैंने कहा भी ए क्रॉस बी 0 होगा अगर थीटा 0 है तो ये बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए मेरे ख्याल से तो ए क्रॉस ए 0 होगा। कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बढ़ाता है, कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बढ़ाता है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए 0। ऐसे ही बी क्रॉस बी क्या होना चाहिए फिर? मेरे हिसाब से तो भाई बी क्रॉस बी भी 0 होना चाहिए।
जब ए क्रॉस ए जीरो तो बी क्रॉस बी तो जीरो होगा, बी का बी के साथ एंगल जीरो ही बनेगा। ऐसे ही आई कैप क्रॉस आई कैप ये भी जीरो होना चाहिए, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होना चाहिए, जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी जीरो होना चाहिए, ऐसी के कैप क्रॉस के कैप ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यूज होंगी आगे कई जगह भाई। कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस हमेशा जीरो होगा, किसी भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये लिख रखा है मैंने, चाहे वो ए का ए के साथ हो, बी का बी के साथ, कोई और वेक्टर उसका खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है। इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के तीनों ही जीरो होंगे। अब देखते हैं भाई 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बात करते हैं। 90 डिग्री पर ए क्रॉस बी आपने मेरे को बताया इक्वल टू ए बी साइन थीटा सी कैप, और फिर मैं बोल रहा हूं सी कैप इज दैट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी कैप इज दैट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मान लो दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 सी कैप। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सी कैप, ये आ गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सी कैप। अब ए बी सी कैप, फिर मैं जोड़ दे रहा हूं, व्हाट इज दिस सी कैप? सी कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस पॉइंट पर थोड़ा जोर दे लो बस। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आई क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई का ये देखो, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का, इसमें यहां आएगा आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 साइन 90। यहां से ए का मैग्नीट्यूड बी का है, यहां आई का 1, जे का 1, एंगल इनका 90 डिग्री। और साथ में एक ऐसा यूनिट वेक्टर देखो, ये सी कैप क्या था? सी कैप था यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड ए एंड बी। सी कैप क्या था? तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहां क्या आना चाहिए? एक ऐसा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा यूनिट वेक्टर आना चाहिए यहां जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है? के कैप। आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के कैप। तो आई क्रॉस जे 1 इंटू 1 तो के कैप हो गया, आई क्रॉस जे के कैप, ये आ गया भाई आई क्रॉस जे के कैप। लेकिन देखो आई क्रॉस जे के कैप आया, के कैप आना भी चाहिए। के कैप क्यों आना चाहिए? क्योंकि भाई आई क्रॉस जे, देखो इधर सुनो एक बार, इधर सुनना, ये मान लो x, ये मान लो x, ये मान लो y, हाँ भाई इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो यहां से ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो एक बार, मैं छोटी बात बता दूं, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं तो अगले उसमें। ये आई कैप, x का मतलब, ये x का मतलब आई कैप, y का मतलब j कैप, x y। तो z यहां होता है, पता है सबको, x यहां, y यहां, z यहां होता है। तो मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किधर आया? आई क्रॉस जे किधर आया? जेड में नहीं आया क्या? अरे आई क्रॉस जे जेड में आया कि नहीं आया? तो इसलिए प्लस के कैप लिखा है। हाँ जी सुन तो लो, अगर मैं करता जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, मैं जे क्रॉस आई करता तो माइनस के कैप आता। ये पॉइंट नोट करना है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप आता। जे क्रॉस आई माइनस के कैप क्यों आता? जे क्रॉस आई माइनस के कैप क्यों आता भाई? ये जे, ये आई, जैसे ये एक्स बोला मैंने, ये वाई बोला, तो जे यहां हो गया, जे यहां हो गया, आई यहां हो गया। यूं घुमाऊंगा उंगलियां, अगर यूं उंगलियां घुमाऊं तो इन्वर्ट आया। इन्वर्ट का मतलब नेगेटिव जेड, इन्वर्ट का मतलब नेगेटिव जेड। पॉजिटिव जेड होता बाहर, पॉजिटिव जेड होता बाहर, नेगेटिव जेड होता है इन्वर्ट। तो भाई इन्वर्ट आया, तो ये ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे तो के है और जे क्रॉस आई माइनस के है, ये पॉइंट नोट करना है। ऐसे ही देखो, और जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस के आई कैप, बट के क्रॉस जे माइनस आई कैप। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे के क्रॉस आई जे कैप,
बट आई क्रॉस के माइनस जे कैप, ये प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना, 6 के 6 में गलती हो जाएगी नहीं तो भाई, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी नहीं तो ध्यान रखना ही हो। जैसे मैंने समझाने की कोशिश की, आई क्रॉस जे प्लस के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। तो याद रखने का आसान तरीका है इसका, आप इसको याद भी कर सकते हो, प्लस माइनस कैसे याद रखूं, देखो यूं कर लो, आई जे के आई जे। चलो ये पॉइंट मैं कल बताऊंगा, अभी टाइम हो गया, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा इस बात को।